अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे HPL PSL एडिशन 8 की स्पेशल ट्रांसमिशन में। और जनाब PSL के मैचेस के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है, तबसरे भी हो रहे हैं, तज्ज़िये भी हो रहे हैं, मैच की परफॉर्मेंसेस भी डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही आपके जो सवालात हैं वो भी हम तक पहुंच रहे हैं। इसके ऊपर भी आज हमने बात करनी है। बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं, ख़ासतौर पर जो गुज़िश्ता रोज़ मैच हुआ है जिसमें लाहौर कलंदर्स ने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है और बैक टू बैक मैचेस के अंदर बड़ी शानदार कामयाबी उन्होंने हासिल की है। और ये भी देखना होगा कि बड़ा स्कोर उन्होंने बोर्ड के ऊपर सेट किया। इससे पहले भी 200 प्लस गए और कल भी उन्होंने 200 ऑलमोस्ट स्कोर जो है वो बोर्ड के ऊपर सेट किया, जो कि किसी भी टीम के लिए चेस करना आसान नहीं होता। तो लाहौर ने एक दफ़ा फिर टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और पूरे 200 रन 20 ओवर्स में स्कोर किए उन्होंने और 7 विकेटों के नुकसान पे। इसके बाद जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जब ये चेस करना शुरू किया तो स्टार्ट से ही मुश्किलात का शिकार रहे। पहले थोड़ी सी टॉप स्कोरर की बात हो जाए, अब्दुल्ला शफीक जो है टॉप स्कोरर रहे। 24 गेंदों के ऊपर 45 रन की एक शानदार इनिंग उन्होंने खेली। फ़खर जमान जो एक दिन पहले बड़ी शानदार परफॉर्मेंस उनकी रही थी, 90 प्लस स्कोर उनका था, उन्होंने कल के मैच में भी थोड़ा सा एग्रेशन शो किया। 23 गेंदों पर 36 रन उन्होंने स्कोर किए। सैम ब्लिंग्स ने 23 गेंदों पर 33 रन स्कोर किए। अच्छा स्टार्ट मिला लाहौर कलंदर को, जिसकी वजह से टोटल सेट हुआ। उसके बाद टॉम करन ने इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से 4 ओवर में 34 रन देकर 3 विकेटें ली। शादाब कैप्टन 4 ओवर 34 रन 2 विकेटें। हसन अली 4 ओवर्स में 38 रन देकर 1 विकेट लेने में कामयाब हुए। इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से रहमानुल्लाह गुरबाज 17 गेंदों पे 23 रन बनाने में कामयाब हुए। कॉलिन मनरो ने 14 गेंदों पर 18 रन, टॉम करन ने 6 गेंदों के ऊपर 10 रन स्कोर किए। कोई भी बैट्समैन काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं दिखा सका। डेविड वीज़ा 3 ओवर्स कराए, उन्होंने 17 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की। और उसमें जो खास बात थी वो आजम खान की विकेट थी, उसके ऊपर भी बात होगी। उसके अलावा सिकंदर रजा ने 1.5 ओवर्स में 6 रन देकर 2 विकेटें हासिल की और राशिद खान ने 3 ओवर्स में 8 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। तो ऑल इन ऑल ऑलराउंड परफॉर्मेंस लाहौर की टीम की एक दफ़ा फिर, और पॉइंट्स टेबल के ऊपर वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द मैच डेविड वीज़ा, जिन्होंने 3 ओवर्स में 17 रन देके 3 विकेटें ली। इसके साथ साथ 6 गेंदों के ऊपर 12 रन बनाए, जो कि बहुत ज़्यादा करामत साबित हुए लाहौर कलंदर के लिए। आज PSL के अंदर आराम कर दें और कल जो मैच होगा उसके हवाले से भी आगे चल के बात होगी, कराची की टीम के हवाले से, और इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टूडियोज़ में जो मौजूद मेहमान हैं उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। बड़े ख़ास मेहमान हमारे, क्रिकेट से बड़ी पुरानी वाबस्तगी, और क्या कहिए, जितनी क्रिकेट हमने खेली तो हमें क्रिकेट खिलाने वाले भी वो आज खुशकिस्मती से स्टूडियोज़ में हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। विशाल अंसारी साहब, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। विशाल भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। विशाल भाई, मैचेस जारी हैं PSL के और बड़े एक्साइटिंग मैचेस हो गए हैं। काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करती हुई नज़र आ रही है, ख़ासतौर पे जो ये मुल्तान सुल्तान है और दूसरी लाहौर की टीम है। अब लाहौर की टीम जो यहाँ पहले ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी, अपने होम ग्राउंड पे जाके तो उन्होंने कमाल कर दिया, इतने शानदार रन उन्होंने स्कोर किए। क्या कहेंगे लाहौर की परफॉर्मेंस के हवाले से? क्या चीज़ है जो काम कर रही है जो दीगर टीमों में हमें नज़र नहीं आती? फरमाइए। अच्छा देखिए, इसमें मैं एक बात बताऊं आपको कि लाहौर की टीम मेरी हमेशा से फेवरेट है। जी जी जी। और उसकी कुछ वजूहत थी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का, इस क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का जी आदमी जी हूँ। जी। इन्होंने क्रिकेट के लिए बड़ा काम किया वहाँ पे, और इन जितनी भी फ्रेंचाइज थी, पहले 5 थी फिर 6 हो गए, इन तमाम फ्रेंचाइज में सबसे ज़्यादा अपने एरिए में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए इनका काम था। और ये इसने बेचारे ने बड़ी शर्मिंदगी उठाई। आप और हम सब देखते थे कि वो बेचारा हर टूर्नामेंट के अंदर शर्मिंदगी उठाते थे, लेकिन पिछले 2 साल से इनकी परफॉर्मेंस ग्रेजुअली बेहतर होना शुरू हो गई। इसकी वजूहत क्या थी, ये तो हम अभी इसको डिस्कस करेंगे कि यकीनन इन्होंने अपनी टीम के अंदर कुछ ऐसे प्लेयरों को शामिल किया जो नाम के तो शायद बड़े नहीं हैं, लेकिन वो T20 क्रिकेट के लिए वो बड़े सूटेबल हैं और वो ये रन करना के बड़े माहिर हैं ये। और शायद ये वजह है कि इसकी वजह से उनको T20 टूर्नामेंट के अंदर इनकी परफॉर्मेंस बेहतर होना शुरू हो गई है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। खासतौर पर टैलेंट हंट के ऊपर जो काम किया, तो उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम देखें हारिस रऊफ भी है, इस तरह और भी दीगर खिलाड़ी हैं। फ़खर जमान के ऊपर लाए करते आए, वो उन्होंने उनको परफॉर्म करके दिया। फिर डेविड वीज़ा बड़े पुराने इनके वो हैं, वो पिकिंग में शामिल हैं। उसने कल मैच जो है वो जितवा के दिया, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिए। तो ऑल एंड ऑल बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है। और ये बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करते हैं और ये सबसे ज़्यादा जो क्रिकेटिंग एक्टिविटीज़ में जो अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, वो शायद यही एक फ्रेंचाइज है जिसका नाम सामने आता है। जनाब मुनीर उल हक साहब, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हमारे साथ लाइन पर वो भी मौजूद हैं, उन्हें भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। आपसे कुछ देर बाद हमारे साथ जो है वो मौजूद होंगे। तो जनाब विशाल भाई, ये बताइए कि अब एक्साइटिंग हो गए मैचेस थोड़े से,
और बड़ा स्कोर देखना चाहते हैं शायकीन क्रिकेट। अच्छा, अब थोड़ी सी इस्लामाबाद के बारे में बताइए कि टीम तो बड़ी अच्छी है और इससे पहला जो मैच खेला आजम खान ने बड़े छक्के लगाए, उसके अंदर बड़ी पावर हिटिंग का उसने जो है वो डिस्प्ले किया, लेकिन कल वो जनाब कोलैप्स कर गया, साथ ही 13.5 ओवर में जी पूरा जो है काम मुकम्मल हुआ। फरमाइए क्या कहेंगे, कंसिस्टेंसी कहाँ गई? एक तो ये चीज़ हमारे उसमें देखने में रही है कि जब कोई बड़ा स्कोर हो और आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए एकदम से रश अप करते हैं, तो उसके नतीजे में आप अगर अर्ली विकेट्स को डाउन कर लें अपने, तो उसके बाद आपको सरवाइव करने के लिए ज़रा सी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं इससे पहले ये बताऊं कि ये क्रिकेट जो है ये कराची से ईजाद हुई है, ये 20 ओवर की क्रिकेट, और इसलिए हम लोगों को इस क्रिकेट का बहुत तजर्बा है। इस क्रिकेट के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको अपनी विकेटें भी सेव करनी होती है और अपने टारगेट से थोड़ा नीचे रहें, लेकिन टारगेट के करीब करीब चलते चले जाएं। लेकिन यहाँ पे देखें, अब देखने में ये आ रहा है इस टूर्नामेंट में कि ये टूर्नामेंट शुरू में ज़रा सा इतना बहुत मज़ेदार नहीं बना, ये जब अभी 8वां एडिशन शुरू हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं शुरू के 2 मैचेस ने तो बिल्कुल तबाही फेर दी थी, और वो तो ऐसे मैचेस हो गए कि वो शायद मेरे ख्याल में T20 टूर्नामेंट के तारीख के बेहतरीन मैचेस हों। और उसके बाद हमने देखा कि कुछ टीमें एकदम से आउट हो जाती हैं, तो इसी तरह से इस्लामाबाद के ऊपर भी ये प्रेशर रहा। लेकिन इस्लामाबाद की टीम जो पिछले मैच में परफॉर्मेंस दे के आई है, उस परफॉर्मेंस के बाद ये परफॉर्मेंस उनके ऊपर जचती नहीं है। ये परफॉर्मेंस उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट है उसके मुताबिक नहीं है। लेकिन मुझे एक बात का शिकवा है, एक बात का गिला है पाकिस्तान क्रिकेट के कोचेज के साथ कि ये क्या बात हो गई कि एक लड़का एक मैच में तो बड़ी परफॉर्मेंस दिखाता है और दूसरी मैच में उससे बिल्कुल परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है। और हमें इस बात को भी हम मद्देनजर रखते हैं कि विकेटों के गिर जाने का प्रेशर भी प्लेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कि T20 की क्रिकेट का जो इस वक्त सेटअप चल रहा है वो 180 रन जो है वो जीतने वाले रन नहीं है। तो 9 रन का एवरेज जो है, अगर आपने एक ओवर में भी सेट होने में लगा दिया तो वो अगला ओवर आपके लिए फिर मुसीबत 9 से ऊपर एवरेज चला जाता है, जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। बॉलिंग में लोगों को बॉल कराना आ गया है, और मैंने इससे पहले अभी उसको देखा, वो जो अपना अफगानिस्तान वाला प्लेयर राइट आर्म लेग से, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, राशिद खान ने, बिल्कुल। और लेकिन मैं इसमें क्रेडिट दूंगा फीजा को, जो उसने कल की बॉलिंग की है। मैंने उसको इतना अच्छे पेस के साथ मैं उनको पिछले 5-6 साल से उसको देख रहा हूँ। वो अपनी बैटिंग की वजह से तो टीम में खेल रहा था, लेकिन बॉलिंग उसकी बस एक ऑर्डिनरी सी बॉलिंग थी। हमने वर्ल्ड कप में भी उसको देखा, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन कल मैंने उसको देखा, उसकी अजीबोगरीब बॉलिंग थी, उसने बड़ा अच्छा बाउंस दिया। और राशिद खान में एक नई चीज मैंने देखी कि राशिद खान गेंद को नीचे भी कर रहा है, गेंद को निप भी कर रहा है। ये उसके अंदर जो कमाल आया है, तो ये आगे चल के क्रिकेट को बड़ा सनसनीखेज बनाएगा, बहुत मजेदार बनाएगा, और ये क्रिकेट बड़ी इंटरटेनिंग क्रिकेट मुझे आगे नजर आ रही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुनीर भाई हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, मुनीर उल हक साहब, उनको भी हम खुशामदीद कहेंगे। मुनीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया यासर, थैंक यू वेरी मच। विशाल अंसारी साहब को मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। मुनीर भाई फरमाइएगा, कल के मैच के हवाले से बात हो रही है, विशाल भाई ने एक पॉइंट जो है अभी रेस किया, वो ये कि जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड जो एक मैच पहले इतनी शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने दी, इतना बड़ा टोटल भी सेट किया और बड़ी अच्छी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के बाद ये 13.5 ओवर्स के अंदर पूरी टीम आउट हो जाना और ये के बाद दीगरे विकेटें गिर जाना, बहुत सारे फ्लॉज इसमें नजर आए। क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से? यार मेरा ख्याल है जो इस्लामाबाद की बैटिंग थी उसका डे ऑफ था कल। जी। ऐसा कभी नहीं होता है कि 41 विदाउट लॉस हो और 90 रन पर पूरी टीम, यानी 49 रन पर तमाम खिलाड़ियों का आउट हो जाना, इट्स समथिंग बहुत ही कम रेयर देखने में आता है। क्रिकेट है, गैर यकीनी खेल है, इसमें इस तरह की चीजें हो जाती हैं। हमें याद है कि इस्लामाबाद ने भी एक मैच में यही किया था मुल्तान के साथ, कि जब शादाब ने विकेट ली थी तो मुल्तान के सारे पर खिलाड़ी ये के बाद दिख रहा है। लेकिन कल जो डिबैकल हमने देखा है वो तो बहुत ही खतरनाक है। तो इस्लामाबाद के खिलाड़ी तो ऐसा लग रहा था कि खेल ही नहीं पा रहे थे। आप देखें ना, राशिद खान के 2 ओवर में जो है वो राशिद खान के 2 ओवर में सिर्फ 8 रन बने, 3 ओवर में सिर्फ 8 रन बने, 2 विकेटें ली। बिल्कुल। सिकंदर राणा ने 6 रन दिए, 2 विकेटें ली। और डेविड मीजा, जैसा बताया वसील अंसारी साहब ने, कि उन्होंने तो बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, 17 रन देकर 3 विकेटें ली, मैन ऑफ द मैच रहे। तो मेरे ख्याल कसूर जो है वो कुछ इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटर्स का नजर आता है कि शॉट खेला ही नहीं जा रहा था उनसे, खेलने चाह रहे थे तो आउट हो रहे थे।
तो बैटर्स का डे ऑफ था कल। मैं यही कहूंगा, उन्हें टीम बहुत अच्छी है इस्लामाबाद की, और जब 200 का टारगेट मिला था 201 रन का, तो लग ये रहा था कि अच्छा मुकाबला होगा। और 41 रन जो उन्होंने शुरू के 4-5 ओवर में बना लिए थे, उस वक्त तो मैच ऑन था, उसके बाद एकदम से जो शुरू हुई विकेटें गिरना, तो खजा के पत्तों की तरह विकेटें गिरती रही, और फिर पूरी टीम 14 ओवर भी पूरे नहीं कर सकी और 100 रन भी नहीं पूरे कर सकी। तो 110 रन से बहुत बड़े मार्जिन से लाहौर ने ये मैच जीता, और उसी वजह से वो अब पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन पर भी आ गए इतनी बड़ी सक्सेस के बाद। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये वजह थी। ये दूसरी बैटिंग करना क्यों इतना मुश्किल हुआ? कंडीशंस तो ऐसा नजर आ रहा था कि बैटर्स को सपोर्ट कर रही थी, रन्स बन भी रहे। एक दिन कभी भी हमने देखा कि चेस करने वाली टीम जो है ऑलमोस्ट 200 रन तो उन्होंने भी कर दिए थे। लेकिन यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, क्या जल्दबाजी कर रहे हैं बैटर, ये ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नजर आए? क्या कहेंगे मुनीर भाई, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि कुछ हमें नजर आया लैप्स फील्डिंग के अंदर भी था। फिर हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट थोड़े से जो है, जिसको बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि अबरार को शुरू में इंट्रोड्यूस करवाना उस कंडीशन के अंदर, फिर उसको ना रिप्लेस करना, ये तमाम चीजें हैं। क्या आप कहेंगे थोड़ा सा कैप्टनसी के ऊपर भी बात हो रही है? देखिए, कैप्टनसी तो खैर उतनी बुरी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि कल जो हारे हैं तो वो तो इतनी बड़ी शिकस्त थी कि उसमें हर चीज आया हुई है। बैटर्स का परफॉर्म नहीं करना, खुद शादाब जिस तरह से आउट हुए हैं, वो सारी चीजें ये तो हैं। एक चीज जो इस्लामाबाद को अब थोड़ी तकवीत दे सकती है वो ये दे सकती है कि उनके जो प्लेयर हैं एलेक्स हेल्स, उनकी वापसी हो रही है और अगले मैच में वो अवेलेबल होंगे, तो ये इस्लामाबाद के लिए अच्छा होगा। लेकिन कल की जो अगर आप देखेंगे तो उनके जो तमाम अहम खिलाड़ी, खासतौर से रासी वेंडर डुसन जो है वो बहुत बड़े प्लेयर हैं। वो सिर्फ सिंगल फिगर में वो आउट हो गए। शादाब खान सिंगल फिगर, आजम खान जिन्होंने 97 बना के एक तहलका मचा दिया था वो सिंगल फिगर, आसिफ अली जो छक्के लगाने के माहिर हैं वो सिंगल फिगर, फहीम अशरफ सिंगल फिगर। तो वो तो कल कुछ ऐसा था कि जैसे कुछ मंत्र पढ़ के फूंक दिया था उनके बॉलर्स ने, और वो जाके वो हर गेंद पे जो है उनको विकेट मिल रही थी। कुछ इस तरह की चीज थी, अनबिलीवेबल था सबके लिए, नॉट फॉर ओनली इस्लामाबाद बल्कि हर टीम के लिए। हम तो समझ रहे थे बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा, इसलिए कि इस मैच का तो सब इंतजार कर रहे थे कि लाहौर इस्लामाबाद की टीमें टकराएंगी तो बहुत जबरदस्त मुकाबला होगा। लेकिन वो तो बिल्कुल ही वन साइडेड हो गया। क्रिकेट में कभी कभी ऐसा हो जाता है, टीमें बिल्कुल कोलैप्स कर जाती हैं। तो मेरा ख्याल है शायद उनका एक खराब दिन कह सकते, अगले मैचेस में कमबैक करेंगे तो अंदाजा हो जाएगा सिर्फ यही एक मैच खराब रहा, वरना अगर आगे भी कुछ इस तरह की चीजें होती हैं तो इस्लामाबाद के लिए फिर बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो प्रिवेल कर रही है, और इसकी वजह से आपने कहा कि ये अचानक से ऐसा हो गया। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक मैच पहले इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और आप नेक्स्ट डे ही कोलैप्स कर जाएंगे, तो ये कोलैप्स हो गया। अब विशाल भाई ये फरमाइए कि आपकी कौन सी टीम ऐसी है लाहौर के बाद जिसको आप समझते हैं कि अब लाहौर को टफ टाइम दे सकती है? देखिए, मुल्तान अच्छी जा रही है जी, और लेकिन अगर हम देखें तो इस्लामाबाद तो नंबर 2 थी जी, ये नंबर 3 पे आ गई। लेकिन मैं इससे पहले एक जरा सी छोटी सी बात बताता चलूं कि ये जो कल आउट हुए ना, इसमें से कम 5 या 6 प्लेयर ऐसे थे जो अच्छी बॉल पे आउट हुए, अच्छी बॉल पर आउट, ये अपनी गलती से आउट नहीं हुए। तो इसका क्रेडिट मैं लाहौर वालों को दूंगा जिन्होंने कि बड़ी मैच्योर क्रिकेट खेली और बड़ी सिस्टमेटिक क्रिकेट खेली। शादाब का कल तीसरे चौथे नंबर पे आना मुझे उसी वक्त ज़रा तकलीफ महसूस हुई कि इतने बड़े बड़े प्लेयर 97 किए हुआ बैट्समैन बाहर बैठा हुआ, आप उसको 5वें नंबर पे ला रहे हैं, कुछ चौथे नंबर पे ला रहे हैं। तो ये मुझे ज़रा सा वो नहीं किया था। और अब तो पोजीशन ये है कि जब इतनी बड़ी शिकस्त हो जाती है उसके बाद कुछ कोचिंग स्टाफ जो है वो बड़ा मैच्योर कोचिंग स्टाफ होता है टीमों के साथ। मैं समझता हूँ कि उन्होंने कल बड़ा धमाका मचाया होगा और उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ वो अगली मैच में वो टीम को लेके निकलेंगे। और मैं नहीं समझता हूँ कि अब ये परफॉर्मेंस इनसे रिपीट हो। अब मैं समझता हूँ कि ये परफॉर्मेंस इस्लामाबाद यूनाइटेड अब बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में आएगी और अपनी परफॉर्मेंस को रिपीट करेगी। मेरे हिसाब से तो मुल्तान सुल्तान जो अनएक्सपेक्टेड टीम है, मैं उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो इस वक्त नंबर 2 है, नंबर 1 है इस वक्त, नंबर 2 है, नंबर 2 कल तक नंबर 1 थी। आज कल लेकिन लाहौर की टीम ने तो कल का मैच जीतने के बाद अपने आप को वो 5 मैचों में 8 पॉइंट के ऊपर है, तो उनकी पोजीशन तो मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी हो गई। उन्होंने अपने लिए सेमीफाइनल को कंफर्म कर लिया। बाकी मैं मुल्तान मेरी तो फेवरेट टीम सरफराज की वजह से कोयटा ग्लैडिएटर थी। मैं उस तरफ भी आ रहा हूँ, चले आपने खुद ही इसका तस्करा कर दिया। अब मैं जरा सरफराज की बात होगी, अब थोड़ी सी मुश्किल बात होगी। पहले जरा मुनीर भाई से बात कर लें इस बारे में कि वो क्या राय रखते हैं। चलें, ये तो कल का मैच हो गया जी, अब आगे बढ़िए।
अब जरा उन टीमों की बात कर लें, जैसे अभी विशाल भाई ने निशानदेही की कि जो फेवरेट टीम है कराची में, बहुत सारे लोग जो हैं वो सपोर्ट करते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, सरफराज अहमद को, और उनकी कैप्टनसी को पसंद करते हैं, लेकिन उनके लिए तो बहुत ज़्यादा सूरत हाल जो है वो पेचीदा होती जा रही है। मुनीर भाई क्या कहेंगे, उनका कोई कमबैक का चांस है? क्योंकि सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा जो सवालात मौसूल होते हैं वो सरफराज और उनकी टीम के हवाले से ही होते हैं। देखिए यासिर, फ्रेंकली अगर पूछेंगे तो मुझे लग रहा है कि कोयटा की टीम अब आउट हो गई है इस PSL 8 से, फ्रेंकली अगर पूछेंगे। बिकॉज कि देखो, उन्होंने 5 में से सिर्फ 1 मैच जीता है और पॉइंट्स टेबल पर सबसे बॉटम में है, और जो सबसे डिफिकल्ट चीज ये है कि जो नेट रन रेट है उनका -1.97, यानी ऑलमोस्ट -2 जी। तो एक तो यहाँ से उनको सारे मैचेस जीतना है और मार्जिन से भी जीतना है, वरना नेट रन रेट पर रह जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो कोयटा का कोई ऐसा चांस मुझे नजर नहीं आ रहा है प्लेऑफ में पहुंचने के लिए, अनलेस अनटिल के मरेकली विक्ट्री इनको ना मिले, कि जो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है एट द मोमेंट। क्योंकि और तमाम टीमें जो हैं अगर हम देखें, कराची की टीम ने बाउंस बैक कर लिया है, पिशावर इस्लामाबाद ऑलरेडी है, मुल्तान टॉप की टीम है, लाहौर बहुत फॉर्म में आ गई है, तो उसको देखते हुए बहुत मुश्किल होता है कहना। मैं भी कोयटा ग्लैडिएटर सरफराज का बड़ा फैन हूँ, मेरा ताल्लुक भी कराची से है, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो ये नजर आ रहा है कि अब कोयटा का प्लेऑफ में पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नजर आता है आपको, क्योंकि जिस तरह का टूर्नामेंट रहा है। विशाल भाई अब आप बताइए, आपका फेवरेट क्रिकेटर और आपकी फेवरेट टीम क्यों इतने मुश्किलात का शिकार हैं, कहाँ गलती हो रही है? कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, और इस सीजन में भी और पिछले सीजन में भी इंतहाई मायूस कारकर्दगी रही है, जबकि ये वो टीम थी जिसने PSL का जब ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था तो ये फेवरेट टीम्स में हुआ करती थी, आज उसका कोई नाम नहीं है। क्या गलती हो रही है? शायद मेरे ख्याल में मेंटोर की कमी हो गई। ओह यस, उनको बड़ा मिस कर रहे हैं। मैं इस वक्त इस चीज़ को बहुत महसूस कर रहा हूँ कि देखिए T20 क्रिकेट एक डिफरेंट वो है, डिफिकल्ट तो टेस्ट भी है, ODI भी है, ये भी है, लेकिन ये तीनों अपने अपने फॉर्मेट बिल्कुल अलग अलग हैं। T20 का फॉर्मेट ये है कि आपको 180 रन तो मिनिमम अपने आप को बचाने के लिए आपको 180 रन करने। हाँ, आपके पास अगर लाहौर जैसी बॉलिंग हो तो चले आप 170 रन, एक ही मैच हमने देखा है 167 रन करके कोई टीम जीती थी, मैं भी देख लूंगा, एक टीम जीती 167 रन करके, अदरवाइज कोई टीम भी 180 रन करके अपने आप को बचा नहीं सकी है। तो अब पहली बात तो ये समझ लें कि 9 रन की एवरेज आपको चाहिए अगर आपको अपने आप को सरवाइव करना है मैच विनिंग के लिए। अब इस टीम की तरफ अगर हम देखें, सरफराज की टीम की तरफ, कोयटा की तरफ, तो कोयटा की टीम में 180 रन्स करने की सलाहियत ही नजर आ रही है मुझे। बिल्कुल ऐसा इसलिए कि सरफराज से अगर आप ये समझे कि 9 रन के एवरेज से खेले तो मैं समझता हूँ मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और जो लड़के इनके पास थे बहुत अच्छे, अनवर अली था, वो छोड़ के अब मुल्तान में चला गया, तो ये जो फर्क पड़ा। उसके बाद कप्तानी जैसी मर्जी हो, लेकिन एक मेंटोर की कमी, एक कोच की जिम्मेदारी, एक कप्तान की जिम्मेदारी, ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है जो कि टीम को जिताने में बहुत वो सूदमंद रहता है। जबकि अगर आपकी टीम 80% भी टीम ऑन पेपर अच्छी हो तो वो उसको 100% बनाने में उसका वो, लेकिन मैं समझता हूँ ये टीम ही 80% से नीचे किया। और सरफराज को मैं चूँकि इसलिए प्रेडिक्ट ज़्यादा करता हूँ कि सरफराज मेरी टीमों में, मेरी मैनेजरी में खेला, और मैं उसकी मेंटालिटी जो उसकी है वो ग्राउंड के अंदर बज़ाहिर तो बहुत गुस्से में नज़र आता है, लेकिन उसकी सोच बड़ी अच्छी है, वो बहुत डीपली जाके प्लेयर को जो है ना वो अपग्रेड करता है, उसकी अंदर की इमोशंस को उठाता है क्रिकेट के लिए, इसलिए मेरा फेवरेट है। लेकिन मैं अब तो खैर ये अगर 5 में से 4 मैच भी जीत लेंगे तो 10 पॉइंट के ऊपर ये सेमीफाइनल के करीब भी नहीं होंगे, मुझे उम्मीद नहीं लगती है। लेकिन एक दफ़ा एक टूर्नामेंट में हमने ये भी देखा कि जो टीम बिल्कुल लास्ट में थी वो टीम एकदम से निकल के ऊपर आई और उसने सेमीफाइनल खेला और फिर फाइनल भी खेला। तो उम्मीद है, लेकिन मैं उम्मीद इसलिए नहीं छोड़ता हूँ कि ये क्रिकेट ही बिल्कुल डिफरेंट है, ये बड़ी मज़ेदार क्रिकेट है। और इस क्रिकेट के अंदर अगर आपने एक मैच भी छोड़ दिया तो आपको फिर अगले वाले मैच में आपको मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है, ये टॉप गियर में किसी वक्त भी जा सकते हैं। मुनीर भाई, विशाल भाई को तो इस चीज़ की पूरी उम्मीद है कि ये क्रिकेट है, और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एनीबॉडीज गेम हम इसको कहते हैं कि जिस दिन अच्छी अगर जिसकी परफॉर्मेंस होगी वो जीत जाएगा, चाहे जैसी भी फॉर्म किसकी लगी हुई हो, दूसरी टीम चाहे जैसी भी हो। इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर के मैच में तो ये चीज़ हमने देख ली वाज़े तौर पर। अच्छा जी, अभी 3 चीज़ों की इन्होंने निशानदेही की है, मैं थोड़ी सी बात यहाँ पर और आगे बढ़ा लेता हूँ, फिर चलते हैं ज़रा कराची और पेशावर की तरफ जो है इन दोनों टीमों के हवाले से बात करेंगे। क्या वाकईतन ये है कि विव रिचर्ड का होना डगआउट में ये बड़ा मैटर करता है?
फिर इन्होंने एक और चीज़ की निशानदेही की कि कोच और कप्तान, अब ये तीनों जब मिलते हैं तो फिर अब जो टीम एस्केलेट करती है, लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये तीनों चीज़ें मिसिंग नज़र आ रही हैं। मेंटोर भी नहीं है, कप्तान भी ऑफ कलर है और कोचिंग भी कुछ ज़्यादा हमें एक्टिव नज़र नहीं आ रही। क्या कहेंगे मुनीर भाई, फरमाइए। देखिए विशाल अंसारी भाई माशाल्लाह इतना उनका तजुर्बा है क्रिकेट में और इतना क्लब और हर कोई इनको जानता है। जी, तो पाकिस्तान में कराची में खास तौर से क्रिकेट के हवाले से तो मैं खुद भी इनका बड़ा फैन हूँ और मेरी बड़ी खुशकिस्मती कि मैं आज विशाल अंसारी साहब के साथ बैठा हूँ। बड़ी मेहरबानी। देखिए कोयटा के लिए हमें समझना पड़े, एक तो ये बात बिल्कुल सही है कि मेंटोर नहीं है, लेकिन कोयटा ने 2019 में जो ये जीता था अपना PSL, उसके बाद से 3 साल से ये प्ले ऑफ में नहीं पहुंच रहे, यानी कंटिन्यूअस इनकी डिटोरिएशन हो रही है। मार्टिन कप्टिल ने पहला मैच खेला, सेंचुरी बना दी, सबने कहा जी वाह अब तो बड़ी अच्छी कोयटा है, लेकिन कप्टिल उसके बाद फ्लॉप हो गए। विल स्मिथ को इन्होंने बहुत लेट खिलाया, पिछले मैच में उनको मौका दिया, उससे पहले नहीं खिलाया था, हालांकि बड़े टैलेंटेड ये टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। जेसन रॉय जैसा कैलिबर है वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। इफ्तिखार अहमद ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, कोयटा के नुमाइशी मैच में 6 छक्के लगा दिए, उसके बाद जो हम इफ्तिखार मेनिया वाला सिलसिला चल रहा था वो नहीं हो सका। हफीज को खिलाया एक मैच में, तो पिछले मैच में तो उन्होंने 48 रन बना दिए, कुछ हफीज पुराने नजर आए, लेकिन उससे पहले कभी वो 8वें नंबर पर आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीजें, हालांकि इनके पास बॉलिंग अटैक बड़ा अच्छा है, नसीम शाह और हसनैन का बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक था, लेकिन ओवरऑल मैंने आपको सारा ये बताया है कि ये सारी चीजें हैं जिसको देखते हुए अभी भी दूसरी टीमों की फॉर्म को देखते हुए कोयटा के आगे पहुंचना मुश्किल नजर आता है। बट बीइंग एज ए कराचीआइट, बीइंग एज ए कोयटा सपोर्टर, बीइंग एज ए फेवरेट, हम मेरे भी उसी तरह फेवरेट हैं जिस तरह विशाल साहब ने कहा। विशाल साहब के तो हाथ का बच्चा है सरफराज, ये तो मुझे पता है, लेकिन जिस तरह सरफराज हम्बल है, जिस तरह सरफराज पर्सनैलिटी वाली जो चीज है, उसमें तो 100 के 100 मार्क्स उनको जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हकीकत है उसको भी यासिर तस्लीम करना पड़ेगा, यहाँ से उनका आगे पहुंचना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि पहले ही मैच इतने बड़े मार्जिन से वो हार गए थे कि वहां के बाद वो -2 से ज्यादा उनका नेट रन रेट हो गया था। वो अभी तक वही पोजीशन पे है। फिर 4 मैच हारने का मतलब ये कि आगे हर टीम आपको ऐसा मौका नहीं देगी, आपको लाहौर और मुल्तान की टीमें इतने आसानी से जीतने नहीं देंगी, तो मुश्किल वक्त तो है। मतलब ये है कि अगर कोई शख्स के इम्तहान में पास होना है और 10% चांस हो और वो बहुत तैयारी करके निकल जाए तो बात दूसरी, अदरवाइज तो मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो एक इशू है, लेकिन हाँ मेंटोर की कमी महसूस हो रही है, उसमें कोई शक नहीं है। अब डैरिन सैमी पिशावर के पास है, उनसे बड़ी उनको तकवीत मिलती है, ये इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन कोयटा को खुद भी सोचना पड़ेगा। देखो चैलेंज लेने की बात होती है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था इमाद वसीम की, जब लगातार 3 मैच हार गए थे कराची, उस वक्त भी इमाद वसीम ने कहा था कि नहीं मैं हारने वाला नहीं हूँ, मैं आखिरी वक्त तक जो लड़ूंगा। नेक्स्ट डे वो गए और उन्होंने लाहौर की टीम को शिकस्त दे दी थी कराची में। तो ये फिर उसके बाद कराची की टीम एक मैच बहुत जीता हुआ मैच हार गई, आखिर में जब 4 गेंदों पे 6 रन चाहिए थे, फिर उन्होंने मैच जीत दिया। तो ये चीजें हैं, वहां पर उनका जज्बा नजर आता है। लेकिन अगर आप फ्रेंकली देखें तो पिछले 2-3 साल से हमें कराची और कोयटा की टीमें जो है बॉटम में ही नजर आ रही हैं, ऊपर नहीं जा पा रही हैं। बिल्कुल ठीक है। कम से कम कराची को इस दफा ये इस सिलसिले को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, कंसिस्टेंसी नजर नहीं आ रही और उसकी जरूरत है, और पिछले सीजन में भी यही 2 टीमें थी जो सबसे ज्यादा जिनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था। इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखते हैं, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी, आप देखते रहे हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी HPL PSL एडिशन 8 के मैचेस के हवाले से। गुज़िश्ता रोज़ जो मैच खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स, उसके हवाले से हमारी गुफ्तगू हो चुकी है। आने वाले मैचेस के हवाले से बात हो रही है, खासतौर पर अब से कुछ देर पहले जो मौजूद था वो कोयटा ग्लैडिएटर्स जो बॉटम आउट कर रही है,
उसकी परफॉर्मेंस के हवाले से थोड़ी सी बात हुई। अब बात करनी है हमें जो आने वाला मैच है उस हवाले से। कराची की टीम जो कि पिछला मैच बड़ी शानदार परफॉर्मेंस कराची की टीम ने दी है, और कराची में जो मैच खेला गया डे मैच था, डे में जो कंडीशंस थी वो मुख्तलिफ थी। क्या इसकी वजह से मैच जीतने में कामयाब हुए, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि इसमें जो स्पिनर्स का रोल था वो बड़ा अहम था, और ख़ास तौर पे उसमें भी जो तबरेज़ शमसी की परफॉर्मेंस थी बड़ी आउटस्टैंडिंग रही। फिर इमाद वसीम ने बड़ी अच्छी गेंद की, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था। विशाल भाई, क्या कराची के लिए चाहूँगा कि जो पिछले मैच की परफॉर्मेंस है वो दिन का मैच था जी, रात में और दिन में बहुत फर्क है। अब आप बताइए, आप ज्यादा बेहतर इसको पढ़। देखिए, एक तो मैं कराची और लाहौर की पिचों का फर्क मैं बता दूंगा आपको कि कराची में अब इस वक्त फॉग पड़ रही थी, तो रात को जब मैच होता है, सेकंड इनिंग होती है, उसके अंदर गेंद स्किट करता है, ब्रेक कम होता है और मूवमेंट उसकी कम हो जाती है, स्किट ज़्यादा करती है, तो बैट्समैन को जो है ना फ्रंट फुट पे खेलने में आसानी होती है। लेकिन अब लाहौर में जो है वो फॉग दूसरी किस्म की होती है, उसमें ज़मीन के ऊपर ओस नहीं होती, कोहर होती है, तो उसकी वजह से वो जो ज़मीन पे आती है उससे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि लाहौर जाने के बाद ज़्यादा रन बनने चाहिए और हमें अच्छी बॉलिंग भी देखने को मिलेगी वहाँ पे बनिस्बत कराची के। लेकिन ये दोनों टीमें बॉटम की टीम है, एक चौथे नंबर की टीम है, एक पाँचवें नंबर की टीम है, और कराची ने 6 मैच खेलनी है और 4 पॉइंट है, और पेशावर ने 5 मैचों में 4 पॉइंट है, और 5वीं 6ठी पोजीशन है। तो मैं समझता हूँ कि मैच, और ये दोनों टीमें इस वक्त ऐसी हैं जो अपने आप को ऊपर लाने की पूरी उनके अंदर इस वक्त वो मौजूद है और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती हैं दोनों टीमें। दोनों टीमें इस वक्त बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की पोजीशन में है। तो कल का मैच मैं समझता हूँ, कल का मैच बड़ा अहम हो जाएगा, और ये सेकंड राउंड के मैचेस शुरू हो चुके हैं, 2 मैच हो चुके, 1 मैच हो चुका है सेकंड राउंड के। तो अब जो मैचेस हैं, अब थोड़ी सी मैच्योरनेस भी आएगी, आपस में लोग खेल चुके हैं, मिल चुके हैं, बैठ चुके हैं, तो अब ज़रा सा फ्रीली परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी हमें। इस्लामाबाद में एक चीज़ हमने और बहुत बुरी देखी थी, वो बार बार अपनी टीम के प्लेयरों को चेंज कर रहे थे। अगर यही सिलसिला इन टीमों के दरमियान में रहा तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी इन्हें। आपको पता है क्रिकेट के अंदर आपको किसी प्लेयर को खड़ा करने के लिए उसके मेंटल अप्रोच उसकी जो है ना स्ट्रॉन्ग करनी होती है, तो मेंटल अप्रोच स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको खिलाते रहिए और उससे परफॉर्मेंस लेते रहिए। कल का मैच जो है कराची और पेशावर, मैं समझता हूँ ये कल का मैच वन ऑफ द बेस्ट मैच होगा इस टूर्नामेंट का, अच्छा मैच होगा, लो स्कोरिंग हो या वो हो, लेकिन मैच होगा कांटे का मैच, कांटे का मैच होगा। जी बिल्कुल ठीक है। अभी एक और भी बड़ा अहम सवाल है जो अपने मौजूद मेहमान के सामने रखेंगे, और वो रखेंगे जनाब पेशावर ज़ल्मी की टीम के हवाले से, और उसमें भी ख़ास तौर पे जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस है जो इस वक्त ज़ेर अताब हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। मैं मुनीर भाई से पहले इसका जवाब ले लूँ कि वो क्या इस बारे में कहना चाहेंगे, क्योंकि ये दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन की बात हो रही है और टूर्नामेंट के अंदर और ख़ास तौर पर T20 क्रिकेट में तनकीद की जद में है, और वजह यह कि जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत कम नज़र आ रहा है, या इस क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट है उससे काफ़ी हद तक कम है। जी मुनीर भाई फरमाइए। यहाँ से देखिए, एक चीज समझने की है, बाबर जो है ना वो जानाना मिजाज के प्लेयर नहीं है। ठीक है, वो हमेशा खेलते हैं, अपने लूज बॉल का इंतजार करते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, और मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था, इसीलिए इस वक्त तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट में एटलीस्ट टॉप 3 में हैं। अच्छा मुनीर भाई, कतक कलामी की माजरा चाहूंगा, एक चीज का और इसमें इजाफा कर लीजिएगा। कल जो मैंने लाहौर की बैटिंग देखी ना, मैंने अब्दुल्ला शफीक को खेलते हुए देखा। अब ये भी आप याद रखें, ये भी स्ट्रोक प्लेयर है, नीचे खेलने वाला प्लेयर है, लेकिन जो उसने एग्जीक्यूशन दिखाई है, जिस तरह उसने बॉल को मैनूवर किया, जो शॉट खेल रहा था वो थोड़ा सा हमारे लिए था कि बाबर भी इसी तरह के प्लेयर हैं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने उस सिचुएशन को समझते हुए रन स्कोर किए। ये मैं चाहूंगा जरा इस पर कमेंट करें। जी देखिए, वो कल अब्दुल्ला शफीक ने दोनों मैच जो खेले बहुत अच्छे खेले, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाबर का मिजाज दूसरा है, ये जरा सा समझने की जरूरत है। बाबर कभी भी आपको 50 गेंदों पर या 40 गेंदों पर सेंचुरी बना के नहीं दिखाएंगे। उनको सेंचुरी बनाने के लिए 75-80 गेंदें कम से कम चाहिए होंगी। उनका स्ट्राइक रेट कभी भी 200 नहीं होता है, उनका मिजाज है खेलने का। ठीक है, लेकिन बाबर का एज ए कैप्टन सिर्फ खड़े रहना क्रीज पे भी ना देखें बड़ा फर्क पड़ता है, उससे कमी नहीं होती। लेकिन बाबर के अलावा भी देखिए, मोहम्मद हारिस बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन कल शुरू के 2 ओवर में ही बाबर और हारिस दोनों को शाहीन शाह अफरीदी ने आउट कर दिया। तो वो जो बाद दफा अक्सर हमें अनप्लेएबल नजर आते हैं शाहीन शाह अफरीदी, वो हमें इस मैच में नजर आए थे। तो बाबर हारिस दोनों को आउट करने के बाद, अच्छा साइम अयूब हैं, वो बड़ा अच्छा हमें पोटेंशियल नजर आया है। एक और इंग्लैंड के प्लेयर हैं TKC, जो टॉम कोलर कैटमोर हैं, ये बड़े अच्छे प्लेयर हैं।
तो इनके पास फिर रॉबिन पॉल हैं, जिमी नेशम है, दर्शन शनाका है, श्रीलंका के प्लेयर तो इनके पास भी हैं। लेकिन मसला सिर्फ एंड में ये आ जाता है कि आप 1 रन से जीते हैं या 1 विकेट से जीते हैं, आपको जीतना है। जीतेंगे तो शायद बाबर पर भी तनकीद नहीं होगी और चीजें भी सेटल होंगी, लेकिन हारेंगे तो यकीनी तौर से फिर हर चीज निकलती है, उसमें बाबर का स्ट्राइक रेट भी निकलेगा, उसको वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस तरह के प्लेयर नहीं है कि वो बहुत ज्यादा तेज खेल सकेंगे। ये जरा सा हम सबको ये सोचना होगा। अगर आपको याद होगा कि बाबर और रिजवान की जोड़ी हमेशा से मशहूर है, साथ उन्होंने इंटरनेशनल मैचेस में 7 मरतबा 100+ की पार्टनरशिप की है, लेकिन स्ट्राइक रेट में हमेशा उनका यही हमारा रहता है कि दोनों का वो नहीं है। रिजवान थोड़ा सा हम देखते हैं कि अब काफी तेज खेलने लगे हैं, उनमें कंसिस्टेंसी तेजी के हवाले से थोड़ी आ गई है, लेकिन बाबर में अभी नहीं है। लेकिन बाबर को सिर्फ ये सोचकर किसी तरह एक्सक्लूड कर देना कि उनका स्ट्राइक रेट नहीं है, बाबर का टीम में होना और सिर्फ विकेट पे खड़े रहना भी बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपको जो नाम बताए ना बाद में, हारिस है, साइम अयूब हैं, टॉम केलर काउटमोर हैं, रॉबिन पॉल हैं, जिमी नेशम, इवन दर्शन शनुका, सब तेज खेलने के माहिर हैं। तो ये फिर टीम कॉम्बिनेशन होता है। बाबर उनका साथ देते रहे, मौके पे जहां उनको मौका मिले चौका छक्का लगाए, और ये खिलाड़ी अपनी उसी मॉडर्न डे क्रिकेट से खेले जो T20 क्रिकेट का आजकल खासा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि वो मैटर करता है कि सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली खेलने की कोशिश करते हैं, और ये कि ज़्यादा जारे मिजाज बैट्समैन नहीं है, तो ये वजह है कि थोड़ा संभल कर भी खेलता है। मिसाल भाई, आपकी क्या राय है? बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर नहीं, मेरी बिल्कुल यही राय है जो इनकी राय है, लेकिन इसमें 2-3 वजूहत भी शामिल है। पहली बात तो ये कि बाबर आजम 7 और 8 रन के बहुत कर लें, बहुत बड़ी बात है, इतनी एवरेज कर लें। लेकिन बाबर आजम की एक और क्वालिटी है कि बाबर आजम जब विकेट पे खड़े रहते हैं तो एक एंड बचा रहता है और बॉलें ज़ाया नहीं करते। तो लेकिन हम मैं कुछ अरसे से देख रहा हूँ इंटरनेशनल T20 में भी कि वहाँ पे भी ये लंबी वो तेज़ नहीं खेल रहे बल्कि और स्लो होते जा रहे हैं। तो अब इनको अपने आप को चेंज करना चाहिए, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर हम इस चीज़ को भी नहीं, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि उनके ऊपर कैप्टनसी के मामलात के ऊपर वो बड़े एक क्रिटिसिज्म से गुजरे हैं। एक बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर आया और उसके ऊपर अब ये हो गया कि इनको T20 के अंदर ना खिलाया जाए। तो अब ये तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो प्रेशर खाम में वो जितना बड़ा प्लेयर है उसके ऊपर मैं नहीं समझता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को या लोगों को, आवाम को इतना ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। अपने प्लेयर को ज़ाया ना करें, खुदा के वास्ते। हम पहले ही अपने मुल्क के फास्ट बॉलरों के साथ बहुत बुरा कर चुके हैं, तो अब हमें इस मामले को, बाबर आजम के इस मामले को ज़रा सा बचाना चाहिए। बाबर आजम का पिच के ऊपर होना, विकेट के ऊपर खड़ा होना, ओपनिंग पार्टनरशिप देना, विकेट को एक एंड से बचाना, ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। ये मैं इसी तरफ आ रहा था कि जो बैटिंग उनका स्टाइल है उनको टॉप ऑर्डर सूट नहीं करता, क्योंकि इस क्रिकेट के अंदर जैसे आपने कहा कि फन क्रिकेट है और अर्ली अगर आप स्ट्राइक कर जाएं पावर प्ले के अंदर खास तौर पे, तो फिर आप एक फाउंडेशन सेट कर देते हैं। हमने तो एक मैच भी देखा, वो 8वें नंबर पे भी आया कराची के एक मैच में जी, तो 8वें नंबर पे है। अब ये भी है कि 8वां नंबर उनका नहीं बनता, लेकिन वो अगर ओपन नहीं आते तो देखिए उनके पास एक तो प्लस पॉइंट है कि वो विकेटों को सेव कर सकते हैं, अपनी एक विकेट सेव कर सकते हैं। तो अगर हम आज किसी इस्लामाबाद के मैच में कोई ऐसा प्लेयर होता है जो विकेट को सेव करता है तो स्लॉगिंग तो एंड में हो जाती है। हम इनके पास बड़े अच्छे प्लेयर हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप समझते हैं ऊपर सिक्योर करके खेलना जरूरी है, एक एंड बचा के रखें। नहीं, अलॉन्ग विद एक सफिशिएंट रन रेट। वो सफिशिएंट रन रेट क्या है कि अगर 9 नहीं तो 7 सही, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 7 अगर ये बनाएगा तो दूसरा तो 9-10 रन बना के अपनी एवरेज को लेके चलेंगे ना। आप अगर 10 ओवर के अंदर 80 रन करते हैं तो चलो नेक्स्ट 10 में जाके आप कहीं स्लॉगिंग करके आप रन कर दें, जिस तरह हमने इस्लामाबाद को देखा था जब 97 उससे की वो टीम तो 10 ओवर में तो ऑलमोस्ट मैच हार गई थी। वो अगले 10 ओवर के अंदर उन्होंने जो 140 रन के करीब 150 रन बनाए, वो एक रिमार्केबल रन थे। लेकिन मैं इसमें एक या सिर्फ एक दो बातों का पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी समझता हूँ। इस टूर्नामेंट के अंदर हम 2 आदमियों से बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट कर रहे थे, वो थे आसिफ और इफ्तिखार। उनको हमने बिल्कुल ऑफ कलर देखा, उनको हमने इस टूर्नामेंट अंदर अपनी अगर वो थोड़ी सी भी परफॉर्मेंस देते तो वो पाकिस्तान के लिए बड़े सूटेबल थे, लेकिन उन दोनों ने अपने आप को बिल्कुल जीरो कर दिया। इसके मुकाबले में हमने कुछ नए प्लेयर देखे। मिसाल भाई, कतई कलामी की माजरत, ज्यादा ओवररेटेड तो नहीं है? आसिफ अली के बारे में क्या कहेंगे? देखिए ये हमारे मुल्क के लोगों की खराबी है, हम किसी एक परफॉर्मेंस के ऊपर प्लेयर को बहुत
बहुत ज़्यादा ऊपर लेके चले जाते हैं और अगले मैच में इसीलिए वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं देता। हमें उसको बिल्कुल म्याना रवि से उसको देखना चाहिए, उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से देखना चाहिए ताकि वो अगली परफॉर्मेंस इसमें देखे ना। अब जैसे आजम खान थे, आजम खान बांग्लादेश से परफॉर्मेंस देते हुए चले आ रहे थे, तो अब यहाँ आने के बाद आजम खान ने अगर 97 की इनिंग खेली थी तो वो अनप्रेडिक्ट नहीं थी, वो पीछे से करते आ रहे उसका रिकॉर्ड है। लेकिन आजम खान हो, साइम अयूब हो, मैं साइम अयूब को इस टूर्नामेंट के अंदर मैंने उसको बड़ा बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में देखा। हाँ, और अब्दुल्ला शफीक को मैं प्रेडिक्ट बड़ा अच्छा करता हूँ। लेकिन ये तीनों प्लेयर जो हैं, ये तीनों प्लेयर अगर अपने आप को अब ये बकिया मैचों में परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे तो ये पाकिस्तान के लिए अपने आप को ना समझें, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। लास्ट शॉट मुनीर भाई, ये बताइए कि ये अभी तक जो हमारी डिस्कवरीज की बात हो रही है, एक का तो विशाल अंसारी साहब ने तस्करा कर दिया, सबकी नजरें उस पर हैं, साइम अयूब की, एक आजम खान पे, और आप क्या समझते हैं कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसको आप कहते हैं कि प्लेयर टू वॉच है, जिसके ऊपर नजर रखने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए तैयब ताहिर को खिलाया गया, कराची ने मौका दिया, पहला मैच खेले, मैन ऑफ द मैच ऑलमोस्ट बनते बनते रहे क्योंकि तबरेज शमसी को बना दिया। तो ये भी एक प्लेयर टू वॉच है। एहसान उल्लाह जो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं मुल्तान सुल्तान के लिए, वो प्लेयर टू वॉच हैं। तो प्लेयर तो हमारे पास आ रहे हैं, ये बड़ी अच्छी चीज है। बैटिंग में भी आ रहे हैं और बॉलिंग में भी आ रहे हैं। तो तैयब ताहिर का, साइम अयूब का, इवन मोहम्मद हारिस का जिस तरह से और कॉन्फिडेंस इनका बढ़ रहा है, अभी एहसान उल्लाह फास्ट बॉलर की बात की, तो ये सारे वो हैं कि जो हमें इस PSL के बाद एक बड़े खिलाड़ियों के रूप में होंगे जिनको आप अगेंस्ट न्यूजीलैंड टीम अप्रैल में आ रही है पाकिस्तान, 5 वनडे और 5 T20 खेलने। आई थिंक इन चारों खिलाड़ियों को आपको उस स्क्वाड में लेना चाहिए जो स्क्वाड आप जिसमें से आप टीम सेलेक्ट करेंगे। तो ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि ये जो कुछ नौजवान हमें नजर आए, ये PSL की भी कामयाबी है और पाकिस्तान की भी कामयाबी है। बिल्कुल ठीक है मुनीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, शामिल गुफ्तगू रहे। आज क्योंकि ऑफ डे है और कल का जो मैच है तो उसके ऊपर कल बात हो सकेगी और परफॉर्मेंसेस हमें देखनी है। विशाल भाई, कल का मैच आपने कहा बिल्कुल सही, सबकी नज़रें हैं, बड़ा एक्साइटिंग मैच और खासतौर पे कराची के जो फैंस हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि ये जो मोमेंटम बना है, जो बड़ी विक्ट्री थी, 60 से ज़्यादा रन, 62-63 रन की विक्ट्री है, इसको कंटिन्यू रखें। तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे जाके कंटिन्यू रहेगा। ठीक है जी विशाल भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। विशाल अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद रहे, मुनीरुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है मुख्तसर वक्त में। कोशिश हमने ये की कि गुज़िश्ता रोज़ जो मैच हुआ है और जो इतने मैचेस हो चुके हैं उसमें जो खास परफॉर्मेंसेस थी उस हवाले से बात की जाए। पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी थोड़ी सी गुफ्तगू हुई है और कल के मैच के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है। ख़ासतौर पर कराची के जो फैंस हैं वो बड़ी देर से मुंतज़िर हैं कि जो कराची की टीम का स्टार्ट हुआ है अब ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे और अगर 1-2 विक्ट्रीज इस तरह और मिल जाएंगी तो कभी इम्कानात हैं कि वो प्लेऑफ्स में भी कुछ अच्छा करके दिखा सकेंगे। उम्मीद अभी बाकी है। इसी बात के साथ आपसे इजाज़त लेनी होगी। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।